हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। मृत्युंजय निर्जला के बाद सुन अपना सिर नहीं में हिला कर बोला, यहाँ पर बात रिश्ते की नहीं हो रही है मॉम, फीलिंग्स की हो रही है। उसके स्टेटस से मैच करने वाला लड़का मिला, इसलिए उसे पता नहीं है कि स्ट्रगल क्या होता है। जो लड़के अपने एटीट्यूड को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, वो एक मिडिल क्लास घर में जाकर उसके घर को क्या कॉम्प्रोमाइज़ करती। मृत्युंजय के बाद पर मीरा उसकी तरफ देखते हुए बोले, ओह रियली, मैंने एक मिडिल क्लास लड़के से प्यार किया तो बात हैसियत पर आ गई और अपने इस मिडिल क्लास परिवार के लड़की से शादी की, तब आपको प्यार हो गया। महक, जो कि अब तक मीरा की बातें सुन रही थी, उसकी तरफ देखते हुए बोली, पहले मुझे मतलब नहीं था कि मेरे भाई ने अपने लिए किसे चुना है, क्योंकि मुझे यकीन था कि उसने जिसे भी चुना है वो बहुत समझदार और अंडरस्टैंडिंग लड़की होगी, लेकिन मैं गलत थी। मृत्युंजय महक के बाद पर उसके चेहरे को पकड़कर अपने सीने से लगाते हुए उसे चुप करा कशिश की तरफ देखते हुए बोला, कशिश, मीरा को यहाँ से लेकर जाओ। महक मृत्युंजय के बाद पर उसे खुद से दूर करते हुए मीरा की तरफ देखते हुए बोली, नहीं रुको, पूछ रही थी ना मैंने क्या कुछ सहा है। मैं नौटंकीबाज हूँ, लालची हूँ, तो सुनो। मैं मैरिटल रेप के बारे में सुना है, वो हुआ मेरे साथ। तुम्हारे साथ हुआ क्या? तुम्हें कशिश भाई की फैमिली वालों ने ताने मारे क्या? तुम्हारी फैमिली को कशिश भाई ने या उनकी फैमिली ने इंसल्ट किया क्या? कशिश भाई ने तुम्हारे साथ कभी ज़बरदस्ती नहीं की, लेकिन मैंने सब कुछ सहा। और तुम कहती हो कि मैं अयाशी कर रही हूँ तुम्हारे भाई के पैसों पर। अगर वो मुझे सूखी रोटी भी खिला देना तो मैं रह लूँगी, क्योंकि मुझे यही संस्कार दिए गए हैं और मैंने ये सब अपनी माँ को करते हुए देखा है। उन्होंने कभी मेरे पापा का साथ नहीं छोड़ा, चाहे उन पर कितनी ही बड़ी मुसीबत क्यों न आए। और मैं ये कभी नहीं कहती, लेकिन तुम्हारी बातों ने मुझे ये कहने पर मजबूर कर दिया है। मीरा, तुम हमारे घर में आने के लायक नहीं थी और मेरे पति ने जो किया बिल्कुल सही किया। ये कहते हुए महक की आंखों से आंसू की एक लकीर खिंच जाती है। एकांश रोते हुए महक को देख रहा था, वही अव्यक्त रोते हुए महक को देखकर रोना शुरू कर देता है। अव्यक्त महक को रोता हुआ देखकर उसके पैरों के पास आकर बोला, मॉम। मृत्युंजय महक के आंसुओं को साफ करते हुए उसके सामने घुटनों के बल बैठकर बोला, एक बार फिर सब चीज़ों के लिए माफ़ी मांगता हूँ। वो दिन मैं तुम्हारी यादों से कभी नहीं मिटा सकता, लेकिन हर कोशिश करूँगा। महक मृत्युंजय के बाद पर से उठाते हुए, मैंने आपको बहुत पहले माफ़ कर दिया था। जिसे सुनकर मृत्युंजय अव्यक्त अपनी गोद में उठाते हुए उठकर खड़ा हो जाता है और कशिश की तरफ देखते हुए कहता है, तुम जाना चाहते हो? कशिश मृत्युंजय के सवाल पर एक नज़र मीरा को देखने के बाद अपना सिर नहीं में हिलाते हुए, तुम्हारे साले की शादी देखना है? जिसे सुनकर मृत्युंजय बॉडीगार्ड की तरफ देखते हुए, इन लोगों को पकड़ कर रखो। बॉडीगार्ड्स मृत्युंजय के बाद अपना सिर हिलाते हुए भैरवी और धैर्य को पकड़ लेते हैं। मीरा बिल्कुल चुपचाप से वहाँ पर खड़ी हुई थी, उसके दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा था, जिसे देखते हुए कशिश मीरा के पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए, कभी कभी गलतफहमियाँ रिश्ते को ख़राब कर देती है। मीरा, तुम्हें याद है निहारिका के साथ जब एक गलतफहमी हो गई थी तो तुम मुझे छोड़कर आ गई थी। तुम्हारे भाइयों ने पीटा था मुझे, क्योंकि मुझसे तुमसे बहुत प्यार करते हैं और बहुत ट्रस्ट के साथ उन्होंने तुम्हारी शादी मुझसे होने दी है। इसलिए छोटी छोटी बातों को लेकर बड़े सक्सेस मत बनाया करो। मीरा कशिश की बात पर नम आंखों से उसकी तरफ देखते हुए, क्या मैं अपने लिए स्टैंड भी नहीं ले सकती? मीरा की बात पर उसके आंसुओं को साफ करते हुए, सुधांशु तुम्हारा पास्ट था और मैं तुम्हारा प्रेजेंट हूँ, फ्यूचर हूँ। और तो तुम बताओ, अपने पास्ट के लिए तुम अपने प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों के साथ गंवाना चाहती हो? जिसे सुनकर मीरा अपने सिर नहीं में हिला देती है तो कशिश उसके गाल पर हाथ से सहलाते हुए कहता है, बहुत जोर से मारा क्या? मीरा कशिश की बात पर उसके सीने पर मारते हुए बोले, तुम बकवास कर रहे हो? कशिश मीरा के गाल पर हल्का सा पिच करके बोला, थोड़ी जोर से मारना चाहिए था, दिमाग ठिकाने आ जाता तुम्हारा। मीरा कशिश की बात पर उसे घूरने के बाद महक के सामने आकर बोले, आई एम सॉरी भाभी। महक मीरा के बात पर अपना सिर नहीं में हिलाते बोले, सॉरी तो मुझे कहना चाहिए, बेवजह मैंने तुम्हें हॉस्पिटल में इतना कुछ सुना दिया। जिसे सुनकर मीरा एकांश की तरफ देखते हुए अपने सलवार में बने जब से एक छोटा सा बैग निकालती है और उसे खोलती है तो उसके अंदर सोने की चेन थी, जिसे मीरा एकांश के गले में पहनाते हुए एकांश के सिर पर हाथ फेर कर बोली, इतना कुछ कहने के लिए सॉरी, अपनी इस स्टूपिड सी बुआ को माफ़ कर देना। एकांश मीरा की तरफ घूरने के बाद मृत्युंजय को देखने लगा, जो कि पंडित जी से कुछ बातें कर रहा था। जब अमृत विकल्प पर राजीव सुधांशु को रेडी करके नीचे ले आता है। सुधांशु ने डार्क ग्रीन कलर की सिंपल शेरवानी पहनी थी, जो कि विकल्प की थी, जिसे उसने फिलहाल के लिए होने वाले शादी फंक्शन के लिए खरीदा था। और उसके सिर पर हाथ से बनाया हुआ खूबसूरत सा पगड़ी था, जिसमें ब्रूज लगी हुई थी, और सुधांशु के गले में हार था, जो कि बहुत खूबसूरत लग रहा था। कुल मिलाकर सुधांशु एक दूल्हे की तरह ही लग रहा था। मृत्युंजय तिरछी नज़र से सुधांशु की तरफ देखते हुए, मुझसे हैंडसम नहीं लग रहे हो साले साहब?
जिसे सुनकर महक मृत्युंजय की तरफ अपनी आंखें छोटी करके देखने के बाद अपनी गोद में लेते हुए एकांश को मीरा के गोद में देते हुए बोली, इसे संभालो। मीरा एकांश को अपनी गोद में लेने के हाथ बढ़ाती है तो एकांश रोना शुरू कर देता है, जिसे देखकर मृत्युंजय महक से कहता है, मुझे दो। जिसे सुनकर महक अपना सिर हिला एकांश को मृत्युंजय के गोद में देते हुए मीरा से बोली, जिन्हें नहीं पहचानता उनकी गोद में जाने से रोता है। मीरा महक के बात पर अपनी सिर हिला देती है तो महक सुधांशु के पास जाकर अपनी आंखों से काजल निकाल उसके कान के पीछे लगाते हुए कहती, बहुत खूबसूरत लग रहे हो, अपने जीजू के बातों को गौर मत करना। सुधांशु महक के बात सुनकर तिरछी नजर से मृत्युंजय को घूरने के बाद अगर उनकी बातों को गौर करने लगा ना तो 2.5 साल पहले ही मर चुका होता। मृत्युंजय सुधांशु की बात पर मुंह बनाकर उसकी तरफ देखता है और पंडित जी की तरफ देखते हुए कहता है, वर के लिए मंत्र पढ़ना शुरू कीजिए पंडित जी, मेरा खूबसूरत सा साला आ गया है। मृत्युंजय की बात पर पंडित जी अपना सिर हिलाते हुए सुधांशु को इशारा करते हुए बोले, यजमान यहाँ आकर बैठ जाइए। जिसे सुनकर सुधांशु इधर उधर देखते हुए, लेकिन शादी तो लड़का और लड़की को होती है ना, मैं अकेले यहाँ पर कैसे बैठूं। मृत्युंजय सुधांशु की बात सुनकर बोला, तुम यहाँ पर ध्रुवी कमरे में है, ऐसी शादी होती है हमारे घर में, इसलिए तुम्हें ऐसा ही शादी करना होगा। सुधांशु मृत्युंजय के बात सुनकर मुंह बनाते उसकी तरफ देखते हुए, मैं बेवकूफ़ दिखता हूँ लेकिन हूँ नहीं, चलो कम से कम खुद को बेवकूफ़ समझा तो सही तुमने। मृत्युंजय ने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा। जिसे सुन सुधांशु मुँह बनाते हुए महक की तरफ देखकर, दीदी देखिए जीजू परेशान कर रहे हैं। महक मृत्युंजय की आंखें दिखाती है तो मृत्युंजय उसे आंख मारते हुए ऊपर की तरफ इशारा करके कहता है, देखो दुल्हन आ रही है। मृत्युंजय के इशारे पर सभी लोग सीढ़ियों की तरफ देखने लगते हैं जहां पर ध्रुवी डार्क लाल रंग के जोड़े में बला के खूबसूरत लग रही थी। वो जोड़ा रिया ने अपनी शादी के लिए डिजाइन किया था, जिसे ध्रुवी को पहनाया गया था और सारी ब्राइडल ज्वेलरी के साथ रेडी हुई। ध्रुवी से सुधांशु की नज़र नहीं हट रही थी। रिया अपना फोन अनमोल की तरफ बढ़ाते हुए, अरे वीडियो बनाओ ना, किसी काम के नहीं हो आप प्रोफेसर। अनमोल रिया की बात सुनकर मुंह बनाते उसके हाथ से फ़ोन लेकर वीडियो बनाना शुरू कर देता है। जब सुधांशु सीढ़ियों के पास जाकर अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए ध्रुवी के हाथ देता है, जिसे देखकर अदिति अपने गाल पर हाथ रखते हुए कहती, ओ हाउ रोमांटिक। जिसे सुनकर शोभित अदिति के पास आकर अपनी तरफ खींच कर बोला, मुँह फाड़ना बंद करो वरना मुँह में मक्खी घुस जाएगा। ये सुनकर अदिति मुँह बनाते हुए शोभित की तरफ देखकर, हम तो प्लानिंग करते रह गए, हमारी शादी ही नहीं हुई और देखिए सिद्धू भैया डायरेक्ट शादी कर रहे हैं। अदिति के बाद पर शोभित उसके कान में धीरे से बोला, तुम ऑलरेडी मेरी बीवी हो। जिसे सुनकर अदिति मुंह बनाते हुए शोभित की तरफ देखती है। जब सुधांशु ध्रुवी को लेकर मंडप पे आ जाता है और दोनों एक साथ बैठ जाते हैं, सभी लोग उन दोनों की तरफ देखने लगे। महक की आंखों में हल्की नमी थी, जिसे देखते हुए मृत्युंजय उसके पास आकर उसे कंधे से कंधा मारते हुए, तुम्हारे भाई की विदाई नहीं हो रही, तुम ऑलरेडी मेरे घर आ चुकी हो। महक मृत्युंजय के बात सुनकर मुंह बनाकर उसकी तरफ देखते हुए, विदाई करके नहीं लाई गई हूँ, इसी घर में मेरी शादी हुई थी। मृत्युंजय महक के बात पर छोटा सा मुंह बनाकर, अब क्या पूरी जिंदगी ताने मारोगी, चलो अब अगले जन्म में प्रॉमिस करता हूँ हमारी शादी ग्रैंड होगी। ये सुनकर महक आंखें चढ़ाते हुए, एक जन्म में तो आपको झेलना मुश्किल हो रहा है, अगली जन्म में आपके पास जाकर पाकर मरना नहीं है मुझे। महक की बात पर मृत्युंजय अपनी उंगली पॉइंट करते हुए बोला, मैं एकदम छोटी एटीट्यूड लेकर पैदा होऊंगा, ज़्यादा एटीट्यूड नहीं करूँगा, तब करोगी ना शादी, क्योंकि तुम बहुत इनोसेंट और प्यारी हो। महक मृत्युंजय के बाद उसे देखने लगी, जिसे देखकर मृत्युंजय आंखें चढ़ाते हुए बोला, करोगी ना शादी अगले जन्म में। महक मृत्युंजय के बात पर हल्का सा मुस्कुरा देती है, जिसे देखकर मृत्युंजय खुश होकर कहता है, मतलब फिक्स है, अगले जन्म में तुम फिर मुझसे शादी करोगे। इसके बाद मृत्युंजय एकांश की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हारा रिजर्वेशन कर देता हूँ, अगले जन्म में तुम फिर से पैदा होगे, लेकिन बेटी बन जाना प्लीज़। एकांश मृत्युंजय के बात पर घूर कर उसकी तरफ देखने के बाद अपनी आंखें बंद कर लेता है, मानो मृत्युंजय को इग्नोर कर रहा हो। जिसे देखकर मृत्युंजय मुंह बनाकर महक की तरफ देख, तुम्हारा बेटा बहुत अजीब है। महक मृत्युंजय के भेदभाव को सुनकर गहरी सांस भरकर सामने की तरफ इशारा करते, शादी देखे मुझे नहीं। मृत्युंजय महक के बात पर उसकी तरफ घूर कर देखने के बाद पंडित जी की तरफ देखते हुए बोला, पंडित जी मंत्र ऐसे पढ़ो कि दोनों 7 जन्म के लिए साथ बन जाए। सुधांशु मृत्युंजय की बात पर उसकी तरफ देखते हुए बोला, माइक ले आओ। पंडित जी जोर से पढ़ेंगे तो ब्रह्मा जी के कानों तक बातें जल्दी पहुंचेगी और 7 जन्म के लिए मुझे और ध्रुवी के साथ में बुक कर देंगे। मृत्युंजय सुधांशु के बात पर उसे घूरते हुए बोला, मजाक करते हो मेरे साथ, आप कर रहे हो, मैं नहीं कर रहा। सुधांशु ने कहा। जिसे सुनकर राजीव उसके बीच में आते हुए बोला, अरे बस करो यार, तुम जीजा साला कुछ होता है ही नहीं है, हर पल झगड़ते रहते हो। मृत्युंजय घूर कर राजीव की तरफ देखने के बाद मुंह बनाते हुए व्यक्ति की तरफ देखने लगता है, जो कि शिवांश के साथ वहीं पर बैठा हुआ था। जिसे देखते हुए मृत्युंजय उन लोगों के पास जाकर शिवांश से बोला, वैदिक कहाँ है। शिवांश मृत्युंजय के सवाल को सुन उसकी तरफ देखने लगा, जिसे देख मृत्युंजय आंखें चढ़ाते हुए बोला, क्या हुआ। शिवांश मृत्युंजय के सवाल पर कुछ पल चुप रहकर बोला, मुझे आपसे कुछ पूछना था। शिवांश के सवाल भरी नजरों को देखकर मृत्युंजय उसके बगल में बैठते बोला, पूछो क्या जानना है।
शिवांश मृत्युंजय की परमिशन को सुन अपना सिर हिलाते हुए, क्या किसी अच्छी लड़की से शादी करने वाले अमीर होना जरूरी है? मृत्युंजय शिवांश की बात पर कुछ पल चुप रहकर अपना सिर नहीं में हिलाकर बोला, नहीं तो मैं इतने वक्त से देख रहा हूँ यहाँ पर सुधांशु मामू को अपने रिजेक्ट किया क्योंकि वो मिडिल क्लास के थे, ऐसा क्यों? शिवांश ने मृत्युंजय की बात पर पूछा, जिसके जवाब मृत्युंजय धीरे से उसे समझाते हुए बोला, तुम मुझसे ज़्यादा समझदार हो, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। आप मुझसे झूठ बोल भी नहीं सकते क्योंकि मैं आपके झूठ को पकड़ सकता हूँ। शिवांश ने मृत्युंजय की बात को बीच में काट कर कहा, जिसे सुनकर मृत्युंजय हल्का सा मुस्कुराते हुए, मुझे पता है तो चलो मैं बताता हूँ। मीरा मेरी बहन है, मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मैं उसे नहीं जानता। वो जब से पैदा हुए तब से मुझे उसके हर एक बर्ताव के बारे में पता है और ऐसा भी नहीं कि मुझे पता नहीं था कि वो लोग या फिर कहा जाए मीरा एक लड़के को पसंद करती है कॉलेज में। शिवांश मृत्युंजय की बात को बीच में काटते हुए उसकी तरफ देखकर, आपके कहने का मतलब है आपको पता था कि मीरा आंटी सुधांशु मामू को पसंद करती है? मृत्युंजय शिवांश के सवाल पुनः सिर हिलाते हुए बोला, बिल्कुल मुझे पता था मीरा और सुधांशु रिलेशनशिप में है। शिवांश मृत्युंजय की बात को फिर से बीच में काट कर बोला, तो आपने उन लोगों का साथ होने क्यों नहीं दिया? मृत्युंजय शिवांश को घूरने लगा, जिसे देखकर शिवांश अपने होठों पर उंगली रखते हुए, अच्छा ठीक है, पूरी कीजिए अपनी बात, नहीं बोलूँगा बीच में। यह देखकर मृत्युंजय अपना सिर हिलाते हुए आगे बोला, मैंने सुधांशु के बारे में सब कुछ पता लगवाया, फिर मुझे पता चला कि वो एक सज्जन परिवार के साथ शांत लोग हैं और अक्सर हमारी फैमिली में होने वाले फंक्शन में सब्जी बनाने का टेंडर उन्हीं लोगों को दिया जाता है। शिवांश अपने होठों से उंगली हटाकर मृत्युंजय से, आखिरी इंट्रोडक्शन कर रहा हूँ, क्या आपको पहले से मॉम पसंद थी? मृत्युंजय सुधांशु के बाद अपना सिर नहीं में हिलाकर बोला, बिल्कुल नहीं, आई एम इनोगेस्ट मैन। सो मैं अपनी बात कंटिन्यू करूँ तो सुनो, उन लोगों की ज़िंदगी एकदम सिंपल थी, जो काम था बिल्कुल सिंपल और मीरा के नेचर के अनुसार सब कुछ अलग था। उससे सिंपल वड़ा पाव खाया नहीं जाता तो बड़े रेस्टोरेंट एवं 5 स्टार होटल में जाकर अपना खाना खाना पसंद करती है। और मैंने कुछ लोगों से कॉलेज में भी पता लगवाया, जहाँ पता चला कि मीरा पहले इस रिलेशनशिप्स के लिए ज़्यादा सीरियस नहीं थी, लेकिन बाद में हुई, जिसका रीज़न मुझे अभी भी नहीं पता। शिवांश मृत्युंजय की बात पर उसकी तरफ देखते बोला, और अगर मैं किसी मिडिल क्लास लड़की से शादी कर लूँ तो आप मुझे घर से निकाल दोगे? मृत्युंजय शिवांश की बात पर अपना सिर नहीं में हिलाकर बोला, वो डिपेंड करता है कि लड़की कैसी, अच्छी लड़की है या बुरी लड़की है। शिवांश मृत्युंजय के बात पर अव्यक्त को अपनी गोद में पकड़े उसकी तरफ देखकर बोला, अगर अव्यक्त बाद में बुरा हुआ तो और उसे कोई अच्छी लड़की मिल गई तो क्या उन दोनों का ब्रेकअप करवा दूंगा? मृत्युंजय शिवांश की बात सुन मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखकर बोला, अगर तुम्हें लगे कि तुम्हारा भाई उसके साथ गलत कर रहा है या फिर दोनों एक दूसरे को मैच कर ही नहीं सकते किसी भी सिचुएशन में, तो उस लड़की से बात करके या कर सकते हो। मृत्युंजय के हाथ सुनकर शिवांश अव्यक्त उंगली दिखाते हुए, सारी लड़कियों से रिस्पेक्टफुली बात करना ओके, किसी के बदतमीजी नहीं। अव्यक्त शिवांश की वार्निंग को सुनते हुए अपना सिर हिलाकर समृद्धि की तरफ इशारा करके बोला, स्मृति। शिवांश अव्यक्त की बात पर उसके गाल को खींचते हुए बोला, उसका नाम समृति है, समिति नहीं, और वो तुम्हारी बहन है, उसके साथ झगड़ना तुम्हारा जन्म सिद्धांत अधिकार है, तुम उससे झगड़ा कर सकते हो। शिवांश की बात पर मृत्युंजय उसे घूरते हुए, तुम उसे समृति को मारने के लिए धमकी दे रहे हो? शिवांश मृत्युंजय के बाद सिर हिलाकर नहीं में हिलाते बोले, नहीं डैडी, बस मैं बता रहा था सारी लड़कियों को रिस्पेक्ट करनी चाहिए, चाहे गुस्से में कितना ही रहो। मृत्युंजय शिवांश की बात पर एक आह भरते हुए बोला, तुम कितने समझदार हो, काश मैं भी इतना ही समझदार होता। आप मुझसे भी ज़्यादा समझदार हो, इसलिए तो मैं आपका बेटा हूँ। शिवांश ने मुस्कुराते हुए कहा, जिसे सुनकर मृत्युंजय अव्यक्त की तरफ देखते हुए, तुम्हारा बेस्टी कहाँ है? मृत्युंजय की बात को समझते हुए अव्यक्त समृति की तरफ इशारा करते हुए बोला, उधर। अव्यक्त के इशारे पर मृत्युंजय सिर घुमाकर उसे तरफ देखता है, जहाँ पर रिद्धम बड़ी बड़ी आंखों से वर्षा को देख रहा था, जहाँ वर्षा समृति को चुपचाप पकड़ कर बैठी हुई थी, जिसे देखकर मृत्युंजय मुस्कुरा देता है और वही बैठा रहता। धीरे धीरे शादी की प्रक्रिया आगे बढ़ने लगती है। रुद्र और फलक वहाँ पर नहीं आए थे, चिराग और प्रथा भी नहीं आए थे, जिस कारण बाकी के फैमिली फ्रेंड्स वहाँ पर खड़े हुए थे गठबंधन के लिए। जैसा कि मृत्युंजय ने कहा था, मीरा को ही भेजता है और मीरा भी जाकर गठबंधन करती है और 7 फेरे के साथ मृत्युंजय सुधांशु ध्रुवी के मांग में सिंदूर भरता है और उसके मंगलसूत्र पहनाता है, जिसके साथ ही उसकी शादी संपूर्ण होती है और मृत्युंजय का फोन बजने लगता है। मृत्युंजय एक नज़र शादी की तरफ देखने के बाद एकांश को महक की गोद में देते हुए बोला, कॉल आ रहा है, रुको। इतना कहकर मृत्युंजय उन लोगों से दूर जाकर कॉल अटेंड करते हुए बोला, बोलो रुद्र। दूसरी तरफ से रुद्र दर्द में कराते हुए बोला, मृत्युंजय वो दिक्कत हो गई है। मृत्युंजय की दर्द भरी आवाज़ को सुन मृत्युंजय के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए और वो सख्त लहजे में बोला, कहाँ हो तुम लोग? दूसरी तरफ से रुद्र फिर से दर्द में बोला, कौशिक मेंशन में। सुधांशु के कहने पर बड़ी सासू माँ को कौशिक मेंशन ले आए थे और यहाँ पर कई सारे बॉडीगार्ड्स पहले थे और उन लोगों ने फलक और बड़ी सासू माँ को उठा लिया। मुझे और चार्ली को बहुत पीटा, जिसे सुनकर मृत्युंजय अपने दांत पीसते हुए रुद्र से बोला, मैं आ रहा हूँ। इतना कहकर मृत्युंजय कॉल काट देता है और अंदर आता है, जहाँ भैरवी और धर खड़े हुए थे।
जिन्हें देखते हुए मृत्युंजय धैर्य के कॉलर को पकड़ कर बोला, कौशिक मेंशन किसे भेजा बताओ। धैर्य मृत्युंजय को कॉलर को पकड़ने पर तिरछी मुस्कान अपने होठों पर ली। बस इतनी सी बात में इतनी चिढ़। मृत्युंजय धैर्य की बात पर उसके गर्दन को दबाते हैं, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता किसी की मौत से। ये देखकर महक अमृत की तरफ देखते हुए बोली, भाई उन्हें रोको। अमृत महक के डर को देख जल्दी से मृत्युंजय के पास जाकर उसके पीछे खींचते हुए बोला, जय पागल हो गया है क्या? बात क्या है ये बताओ। मृत्युंजय अमृत को खुद को छुड़ाकर भैरवी और धौर की तरफ इशारा करते हुए गुस्से में बोला, कौशिक मेंशन पर हमला करवाया है इन लोगों ने। फलक और मम गायब है, जिसे सुनकर वहां खड़े सब लोगों के चेहरे के रंग उतर जाते हैं। तो दोस्तों कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखें। अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।